हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या-क्या हैं? वैसे तो आज के दौर में हम देखें तो हर सेक्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अपने अलग एप्लीकेशंस हैं, पर आज हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जो चर्चा में रहते हैं, ब्रॉडली जिनके अंदर इनका एप्लीकेशन होता है। आज मैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा और जो उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैं बाद में डिटेल्ड वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। सबसे पहले मेडिकल साइंस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूज हैं। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंटीबॉडीज़ एंड मेडिसिन और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके द्वारा जो कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसका जो जीन होता है उसको उस जेनेटिक मटेरियल से हटा दिया जाता है। इसे जीन थेरेपी कहते हैं। इसको कॉमनली या हम कहें ब्रॉड लेवल पे जो HIV है, एड्स है और जो कैंसर है उनमें ज़्यादातर यूज करते हैं जीन थेरेपी को। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन वो एंटीबॉडीज़ है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमारी बॉडीज़ में बनती है। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में। तो मेडिसिन साइंस में ये एप्लीकेशंस हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग में। प्रोटीन्स डिज़ाइन आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। प्रोटीन डिज़ाइन को जो कंप्यूटर है उसकी हेल्प के द्वारा तैयार किया जा सकता है। यानी जो लेबोरेटरी होती है उसमें एक तो कंप्यूटर होता है और पास में जो मटेरियल चाहिए प्रोटीन्स बनाने का या DNA बनाने का, RNA बनाने का, जेनेटिक मटेरियल बनाने का, तो वो भी रखा होता है। तो कंप्यूटर में जैसे ही हमें कोई भी प्रोटीन बनाना है तो उसकी कोडिंग सीक्वेंस को टाइप करते हैं और जैसे ही हम कमांड देते हैं तो 1 या 2 घंटे के अंदर प्रोटीन बनकर तैयार हो जाता है। तो आजकल लेबोरेटरी में कंप्यूटर के द्वारा कमांड देकर अपने मन चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं। तो प्रोटीन का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके बाद दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक जीन। इसके द्वारा सिंथेटिक जीन का निर्माण किया जा सकता है। और दिस जीन पार्ट लाइगेज्ड विद मोबाइल वेक्टर एंड डिजायर्ड प्रोटीन्स आर डेवलप्ड। यानी इसके द्वारा डिज़ाइन जो प्रोटीन है या हम कहें तो हमारे मन चाहे प्रोटीन हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, लगभग 40 के करीब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इनको चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर भी किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। प्लांट की सेल, टिश्यू और ऑर्गन के द्वारा हम कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है उसके द्वारा कल्चर मीडियम में रखकर सेल, टिश्यू और ऑर्गन को कल्चर मीडियम पर रखकर हम पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी प्लांट सेल, टिश्यू और ऑर्गन के द्वारा कल्चर करके पूरे प्लांट का जो डेवलपमेंट है उसे हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं नॉर्मली। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है बीटी कपास, जो कि एक हम कहें इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी
डेवलप की गई है जो कपास का पौधा है उसमें। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट और निफ प्रॉपर्टीज प्लांट। हम डिजीज रेसिस्टेंट यानी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाले प्लांट और इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और जो ये निफ प्रॉपर्टीज़ हैं, निफ का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो नॉन लेग्यूमिनस कुल के पादप होते हैं उनके अंदर हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जैसे यूरिया देते हैं हम यहाँ पर हमारे लोकल के अंदर। तो जो ये निफ जीन अगर हम किसी भी प्लांट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर लेता है और उसका उपयोग करता है, इसलिए हमें उसे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो निफ जीन ट्रांसप्लांट करने से वो पौधा अपने आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स, सोमेटिक हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में टू रिमूव द स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल एनर्जी सोर्स, जो नेचुरल एनर्जी सोर्स है उसकी जो स्केर्सिटी है, दुर्लभता है, उसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ जो एनर्जी सोर्स बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप कर लिए हैं जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसके लिए उन पर जो दबाव होता है नेचुरल एनर्जी सोर्स पर लगातार दोहन से, जो नेचुरल एनर्जी सोर्स है उसकी लगातार दोहन से जो स्केर्सिटी आई है उसको थोड़ा कुछ हद तक कम कर सकते हैं हम। टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को कम करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र, जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जैव कीटनाशक हैं, उनका उत्पादन इसके द्वारा किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइज़र है उसका उत्पादन भी किया जाता है। इसके बाद कॉपीराइट, अब जो रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उस पर जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो उसका पेटेंट करवाते हैं, एक तरह का कॉपीराइट एकाधिकार करते हैं, यानी उनकी अनुमति के बिना कोई भी उस रिसर्च का, उस प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं कॉपीराइट। इट इंक्लूड पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट एंड ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। इसके बाद बट सम रिसर्चेज आर नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, पर कुछ रिसर्च हैं वो उसे इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है, जैसे बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आर्टिफिशियल लिम्स, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। अब ये बाईपास सर्जरी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, आर्टिफिशियल लिम्स हैं जो कृत्रिम हाथ, एंटीबायोटिक्स जो आती हैं और वैक्सीन्स हैं, उनको इस दायरे में नहीं रखा जाता है, यानी साइंटिस्ट इस पर एकाधिकार नहीं कर सकते। जैसे अब वैक्सीनेशन चल रहा है कोरोना का, तो अगर हर एक आदमी को वैक्सीन लगाने के लिए हम इसको पूछेंगे तो ऐसे नहीं होगा, इसके ऊपर एकाधिकार नहीं होता है किसी भी साइंटिस्ट का, क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेवलप की जाती है और इनको ब्रॉड लेवल पर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको पेटेंट के दायरे में नहीं रखा गया। बट सम आउटपुट्स आर केप्ट अंडर IPR एक्ट लाइक हार्ट वाल्व, आर्टिफिशियल टीथ, स्टेरॉयड और मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स। जो ये हार्ट वाल्व है, आर्टिफिशियल टीथ है, स्टेरॉइड्स हैं, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स हैं, इनको इस दायरे में रखा जाता है कॉपीराइट के दायरे के अंदर। इसके बाद इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जीन्स ऑफ टेम्परेट प्लांट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन वार्म जोन प्लांट्स। जो टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु के जो पादप है उनका जीन हम वार्म जोन प्लांट्स, हमारे जो गर्म जलवायु के पादप हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे ये जो वार्म जोन के प्लांट्स है, गर्म जलवायु के प्लांट हैं, उनको हम जो शीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेट प्लांट्स, टेम्परेट क्लाइमेट होता है वहाँ भी ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेट मौसम का जो जीन है वहाँ पर
ग्रो करने का, वो हमने वार्म जोन प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसलिए जो वार्म जोन प्लांट्स है वो टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। CO2 फिक्सेशन बाय मॉडिफाइड पाथवे, जो CO2 है उसका स्थिरीकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। ड्रग रेसिस्टेंट प्लांट तैयार किए गए हैं, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट तैयार किए गए हैं, मॉडिफाइड इन सीरियल क्रॉप प्लांट्स, जो सीरियल क्रॉप प्लांट्स है, दलहनी पादप है, अनाज के पादप है, उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ निफ जीन इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स। जो निफ जीन है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन है, उनका नॉन लेग्यूम प्लांट्स, जो मैंने अभी बताया कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर जैसे जीवाणु पाए जाते हैं, जो सहचर्य में रहते हैं, और उनका काम होता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करना। तो लेग्यूमिनेसी कुल में तो जो राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, पर जो हमारे नॉन लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, या फिर कोई भी जीवाणु नहीं पाए जाते हैं जो उनकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसलिए हमें उसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। अभी मैंने बात की यूरिया की। तो अगर हम नॉन लेग्यूमिनेसी जो कुल के पादप हैं उनके अंदर निफ जीन को इंट्रोड्यूस कराएं, निफ जीन का ट्रांसप्लांट करें, तो वो पादप या पौधा अपने आप वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेगा और उसका यूज़ कर लेगा। तो इसमें हमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ OSM जीन इन डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट है उसमें ओस्मोलैटिक जीन का ट्रांसप्लांट या इंट्रोडक्शन, जिससे वो साल्ट टॉलरेंस हो सके। इसके बाद इन साल्ट टॉलरेंस, OSM सेंसिटिव बैक्टीरिया कैन बी मॉडिफाइड इनटू OSM टॉलरेंट बैक्टीरिया। जो OSM ओस्मोलैटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया है, यानी जो साल्ट टॉलरेंट नहीं करते, उनका मॉडिफिकेशन OSM टॉलरेंट बैक्टीरिया में, जो साल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है नॉन साल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया का। जो या हम कहें OSM सेंसिटिव बैक्टीरिया कैन बी मॉडिफाइड इनटू OSM टॉलरेंट बैक्टीरिया। जो साल्ट को टॉलरेट नहीं करते उन बैक्टीरिया का जो साल्ट को टॉलरेट करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। स्पाइरुलिना कैन बी कल्चर्ड इन साल्ट वाटर, स्पाइरुलिना का कल्चर किया जा सकता है साल्ट वाटर के अंदर। सम प्रोडक्ट्स लाइक सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड ग्लिसरॉल एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेलुलर एल्गी। जो एक कोशिकीय शैवाल है उसके द्वारा सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड ग्लिसरॉल आदि का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके बाद इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जो चौपाई जानवर है उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार किया जा सकता है। सुपर ओवल्यूशन, सुपर ओवल्यूशन क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो भी फीमेल होती हैं जानवरों के अंदर, चौपाई जानवरों में, पशुधन में, लाइफ स्टॉक को हम पशुधन भी कहते हैं हिंदी में, तो जो भी जानवरों के अंदर फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो ओवल्यूशन होता है उसमें एक या दो ओवम का ओवल्यूशन होता है। तो ओवेरी के अंदर 1 या 2 ओवम का ओवल्यूशन होता है नॉर्मली, पर हम उनमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन देकर एक साथ 25 से 30 ओवम का ओवल्यूशन करा सकते हैं। 25 से 30 ओवम का ओवल्यूशन करा सकते हैं। तो इस प्रकार एक साथ ओवल्यूशन का बढ़ना, नंबर ऑफ ओवम का बढ़ना सुपर ओवल्यूशन कहलाता है। यानी पहले 1-2 ओवम का ओवल्यूशन हो रहा था, पर अब 25 से 30 ओवम का ओवल्यूशन एक साथ हो रहा है, तो इसे हम सुपर ओवल्यूशन कहते हैं। एक साथ ओवल्यूशन की मात्रा में वृद्धि होना सुपर ओवल्यूशन कहलाता है। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, मिल्क प्रोडक्शन रेज, एम्ब्रियो के ट्रांसप्लांटेशन में
दूध उत्पादन बढ़ाने के अंदर। जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन मेमोरी ग्लैंड्स, जो जीन्स हैं उनका मेमोरी ग्लैंड्स में ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी प्रोटीन चाहिए, कोई भी हार्मोन चाहिए, तो उसको बनाने वाले जीन को अगर अब आप मेमोरी ग्लैंड में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो जो हार्मोन बनेगा, प्रोटीन या कोई विटामिन बनेगा, तो वो दूध के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब वो दूध होगा, वो प्रोटीन या विटामिन जो भी आपने जीन इंसर्ट किया है उससे युक्त होगा। इसके बाद इन रूमेन बैक्टीरिया, जो ये चौपाई जानवर होती है इनके अंदर रूमेन पाई जाती है, तो उसके अंदर क्या यूज़ है? डिग्रेडेशन ऑफ सेल्यूलोज की डिग्रेडेशन में, रिडक्शन ऑफ मेथेन प्रोडक्शन के रिडक्शन में यूज किया जा सकता है। reduced activity of proteolytic and deaminase enzyme, increase in bioretage activity, production of specific amino acid, एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स के प्रोडक्शन के अंदर, इंक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो थैंक यू आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल।